साल 2095 है। पृथ्वी अब वो चमकता नीला पत्थर नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। ये एक थका हुआ फीका ग्रह था। बड़े जंगल ज्यादातर खत्म हो चुके थे। विशाल महासागर ह्यूमैनिटी के फेंके हुए कचरे से भरे हुए थे। हवा पतली थी और उसमें धूल और धुएं का स्वाद था। लोग बड़े भीड़ भरे शहरों में रहते थे जो आसमान की ओर फैले हुए थे, जो शायद ही कभी नीला होता था। सूरज कमजोर लग रहा था, जैसे वो भी हार मान रहा हो। खाना उगाना मुश्किल था। पानी सोने से ज्यादा कीमती था। ह्यूमैनिटी ने अपना घर ऐसे इस्तेमाल कर लिया था जैसे कोई बच्चा अपनी सारी कैंडी एक साथ खा ले और उसके पास एक खाली रैपर और पेट दर्द के सिवा कुछ न बचे। हर दिन न्यूज स्क्रीन पर वही दुखद कहानियां दिखती थी। वो सूखी जमीन दिखाते थे जहां कभी खेत हुआ करते थे। वो नदियां दिखाते थे जो पतली मैली नालियां बन गई थीं। वो लोगों को गंदी हवा में सांस लेने के लिए मास्क पहने हुए दिखाते थे। दुनिया के नेता बातें करते रहे, लेकिन उनके शब्द बस खाली आवाजें थी। उन्होंने ऐसे वादे किए जो वो निभा नहीं सकते थे। समस्या बहुत बड़ी थी, बहुत ओवरवेलमिंग। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ी लहर सब कुछ बहा ले जाने वाली है और कोई भी बस खड़ा होकर देख सकता था। ह्यूमैनिटी उधार के समय पर जी रही थी और घड़ी बहुत बहुत जोर से टिक टिक कर रही थी। लेकिन सबसे बुरे समय में भी उम्मीद की एक छोटी लौ टिमटिमा सकती है। वैज्ञानिक और सपने देखने वाले सितारों की ओर ऊपर देखते थे। उन्हें खाली अंधेरा नहीं दिखता था, उन्हें एक मौका, एक संभावना दिखती थी। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड और भूली हुई मिथ्स खोजी। उन्हें एथल नाम के एक खोए हुए ग्रह की कहानियां मिली। ये कहानियां एक चमत्कारी सब्सटेंस की बात करती थी। इसे स्टारडस्ट कहा जाता था। लेजेंड्स कहते थे कि स्टारडस्ट एक दुनिया को ठीक कर सकता है। ये रेगिस्तानों को खिला सकता था और जहरीली हवा को साफ कर सकता था। ये एक पागलपन भरा विचार था, एक फेरी टेल। लेकिन जब आपकी दुनिया खत्म हो रही हो तो आप फेरी टेल्स पर विश्वास करने लगते हैं। ये मिशन इसी डेस्परेट होप से पैदा हुआ था। इसे अग्निपात कहा गया, आग का रास्ता। हर किसी को बचाने का एक आखिरी फायरी अटेम्प्ट। योजना सरल थी लेकिन इम्पॉसिबल भी। एक शिप अंतरिक्ष के विशाल शांत महासागर को पार करेगी। वो मिथिकल प्लैनेट एथल को ढूंढेगी, वो स्टारडस्ट को ढूंढेगी और उसे पृथ्वी पर वापस लाएगी। ये मिशन ह्यूमैनिटी की आखिरी प्रार्थना थी। अगर ये फेल हो गया तो शहर ढह जाएंगे, आखिरी नदियां सूख जाएंगी। ह्यूमैनिटी की कहानी एक शांत डस्टी एंड पर खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर याद और हर सपने का बोझ एक छोटी टीम के कंधों पर था। वो अनजान में कदम रखने वाले थे, एक दुनिया का भविष्य अपनी यात्रा पर उस महान गहरे शून्य में ले जा रहे थे। स्पेसशिप का नाम ओडिसी था। यह एक सुंदर और शक्तिशाली वेसल थी। इसे ह्यूमैनिटी के बचे हुए सभी ज्ञान से बनाया गया था। इसकी चांदी की हल स्पेसपोर्ट की रोशनी में चमक रही थी, ग्रे आसमान के सामने एक अकेली उज्जवल प्रॉमिस। ओडिसी सिर्फ धातु और तारों की मशीन से ज्यादा थी। यह एक बीज था जो पृथ्वी के लिए एक नई शुरुआत की संभावना लिए हुए था। अंदर इसके गलियारे साफ और सफेद थे। इसके इंजन एक शांत शक्ति के साथ गुनगुना रहे थे, सितारों में छलांग लगाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। यह शिप ह्यूमन अचीवमेंट का शिखर थी, इस बात का एक प्रमाण कि जब लोग एक सिंगल वाइटल पर्पस के लिए एक साथ काम करते हैं तो क्या किया जा सकता है। यह अरबों की आबादी वाले ग्रह के लिए एक लाइफ बोट थी। ओडिसी तैयार है। हम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि घर पर सभी की उम्मीदों को ले जा रहे हैं। हम फेल नहीं हो सकते। इस बहादुर मिशन की नेता कैप्टन एलारा वैंस थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसकी आंखों में उनके काम की गंभीरता दिखती थी। एलारा सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वह संघर्षरत पृथ्वी की कठोर वास्तविकता से जन्मी एक नेता थी। उसने अकाल देखे थे, उसने बुरी हवा में सांस ली थी। उसका रिजॉल्व उसके शिप के हल जितना मजबूत था। उसे इसलिए चुना गया क्योंकि उसने हार नहीं मानी। वह कठिन फैसले लेना जानती थी। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। उसके क्रू के लिए एक सुखद आवाज थी क्योंकि वे अपनी जानी पहचानी हर चीज को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। एलारा अपने मिशन पर पूरी तरह विश्वास करती थी। उसे करना पड़ा था। उसके साथ एक छोटी, सावधानी से चुनी गई टीम थी। हर सदस्य अपने क्षेत्र का मास्टर था। डॉ एरिस्थॉन मिशन के बॉटनिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। वह एक शांत, विचारशील व्यक्ति थे जो जीवन को उसके सबसे छोटे, सबसे नाजुक रूपों में देखते थे। उन्होंने पृथ्वी पर फिर से हरी भरी चीजें उगते देखने का सपना देखा था। काई कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट और क्रिप्टोग्राफर, युवा और ब्रिलियंट था। उसका दिमाग एक कॉम्प्लेक्स पजल की तरह काम करता था। हमेशा ऐसे पैटर्न देखता था जहां दूसरे सिर्फ केओस देखते थे।
फिर जैक्स था चीफ इंजीनियर। वह एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आदमी था जो मशीनों से लोगों की तुलना में बेहतर बात कर सकता था। वही था जिसने ओडिसी को जीवित रखा। एक साथ वे एक स्ट्रेंज लिटिल फैमिली थे। वे अपने शेयर्ड गोल से एकजुट थे। वे ह्यूमैनिटी के लिए सबसे अच्छे थे। उन्होंने इस पल के लिए सालों तक ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने शिप के तंग जगहों में रहना और काम करना सीखा। उन्होंने एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर रहना सीखा। जब वे लॉन्च पैड पर खड़े थे, अपनी मरती हुई दुनिया को आखिरी बार देखते हुए, वे जानते थे कि आगे की यात्रा लंबी और खतरनाक होगी। बस यही है, अब पीछे मुड़ना नहीं। चलो उम्मीद को घर लाते हैं। ओडिसी तैयार थी, क्रू तैयार था। पृथ्वी का भाग्य अब उनके हाथों में था, एक भारी लेकिन कीमती बोझ, जब वे अपनी अनोखा सफर, अपनी यूनिक जर्नी पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। ओडिसी पर हर कोई एक जैसी शुद्ध आशा नहीं रखता था। क्रू का एक और सदस्य था जिसका नाम वेलेरियस थान था। वह मिशन का क्वार्टर मास्टर और सुरक्षा प्रमुख था। ऊपर से वह आकर्षक और कुशल था। उसके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान और एक आश्वस्त करने वाली बात होती थी। वह अपने काम में अच्छा था। यह सुनिश्चित करता था कि क्रू के पास वह सब कुछ हो जिसकी उन्हें जरूरत है और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह से पालन किए जाए। वह एक आदर्श क्रूमेट जैसा लगता था, भरोसेमंद और मजबूत। कैप्टन वैंस उस पर भरोसा करती थी। बाकी क्रू उसे एक भरोसेमंद, हालांकि कुछ हद तक दूर सहकर्मी के रूप में देखते थे। किसी को भी उस अंधेरे का शक नहीं था जो उसकी विनम्र मुस्कान के पीछे छिपा था। वेलेरियस थान ह्यूमैनिटी को बचाने में विश्वास नहीं करता था। वह मानता था कि ह्यूमैनिटी एक बीमारी है। वह मरते हुए दुनिया के सबसे धनी हिस्सों में पला बढ़ा था, लेकिन इससे वह खुश नहीं हुआ था। इसने उसे डिस्गस्टेड कर दिया था। उसने बर्बादी, लालच, अंतहीन लड़ाई देखी थी। उसे विश्वास था कि पृथ्वी के लोग बचाए जाने के लायक नहीं हैं। उन्होंने एक परफेक्ट दुनिया को बर्बाद कर दिया था। उन्हें दूसरी दुनिया को बर्बाद करने का मौका क्यों दिया जाना चाहिए? उसे लगा कि ह्यूमैनिटी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। उसके दिमाग में सब कुछ मिटाकर नए सिरे से शुरू करने का समय था, एक नई तरह की शक्ति और एक नए तरह के नेता के साथ खुद। उसका मकसद पैसे या प्रसिद्धि का लालच नहीं था। यह शक्ति और शुद्धिकरण की एक ट्विस्टेड डिजायर थी। उसने स्टारडस्ट के बारे में हीलिंग के एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि इमेंस पावर के हथियार के रूप में सीखा था। उसे विश्वास था कि स्टारडस्ट के साथ वह इंसान से कुछ ज्यादा बन सकता है। वह जीवन के फैब्रिक को नियंत्रित कर सकता है। उसने खुद को एक भगवान के रूप में कल्पना की। गैलेक्सी को अपने डिजाइन के अनुसार नया आकार दे रहा था। वह ह्यूमैनिटी को नहीं बचाएगा, वह इसे मिटा देगा और इसकी राख से एक नया साम्राज्य बनाएगा। यह भयानक रहस्य उसके अंदर गहराई में बंद था, महत्वाकांक्षा का एक ठंडा, कठोर पत्थर। उन्हें विश्वास करने दो कि मैं उनमें से एक हूँ। जब सही समय आएगा तो मैं भविष्य को अपनी मर्जी से आकार दूंगा। तो उसने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई। उसने एग्निपैथ मिशन का एक वफादार सदस्य होने का नाटक किया। उसने सप्लाई लिस्ट चेक की। उसने सुरक्षा ड्रिल चलाई। वह ब्रिज पर खड़ा होकर स्टार चार्ट्स को नकली दृढ़ संकल्प के साथ देखता था। वह शिपों के कपड़ों में एक शिपिया था, बगीचे में छिपा एक सांप था। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। उसे ओडिसी को एथल ढूंढने की जरूरत थी। उसे स्टारडस्ट के रहस्यों को खोलने के लिए क्रू के ब्रिलियंट दिमागों की जरूरत थी। फिर जब उन्होंने सारा कठिन काम कर लिया होगा तो वह सब कुछ अपने लिए ले लेगा। ओडिसी के क्रू ने सोचा कि उनके दुश्मन अंतरिक्ष के खतरे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा खतरा ठीक हॉल के नीचे बंक में सो रहा था। ओडिसी ने पृथ्वी को पीछे छोड़ दिया। ग्रह से उड़ता गया जब तक कि वह अंधेरे में एक छोटी उदास दिखने वाली गेंद नहीं रह गई। एथेल सिस्टम की यात्रा लंबी थी। हफ्ते महीनों में बदल गए। जहाज सितारों के बीच शांत, खाली जगह से होकर गुजरा। सब लोग स्केड्यूल पर बने रहे, हम इसे एक साथ पार कर लेंगे। क्रू ने एक रूटीन में ढल गया। उन्होंने जहाज के सिस्टम की जांच की। उन्होंने प्रयोग किए। उन्होंने अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए व्यायाम किया। अंतरिक्ष की अंतहीन रात हर तरफ से उन पर दबाव डाल रही थी। यह सुंदर थी, अपनी घूमती हुई नेबुलास और दूर चमकते सितारों के साथ, लेकिन यह अकेलापन भी था। इसने उन्हें बहुत बहुत छोटा महसूस कराया। आप जानते हैं, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या कोई बाहर हमारी बात सुन रहा है, या क्या हम सचमुच अकेले हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर, हम आगे बढ़ते रहते हैं, यही मायने रखता है। टीम के सदस्यों ने एक दूसरे के बारे में और जाना। एलारा का मजबूत नेतृत्व सभी को केंद्रित रखता था।
एरिस अपना समय जहाज के छोटे ग्रीन हाउस में बिताते थे, उन पौधों की देखभाल करते थे जो वो लाए थे। वो उनसे ऐसे बात करते थे जैसे वो उनके बच्चे हों। काई अक्सर कम्युनिकेशंस हब में पाए जाते थे, चमकती हुई स्क्रीन से घिरे हुए, आगे के अंतरिक्ष से फेंट सिग्नल को समझने की कोशिश करते हुए। जैक्स आमतौर पर इंजन रूम में होते थे, जो जोरदार हम्स और गर्म मशीनों की जगह थी। ये सुनिश्चित करते थे कि ओडिसी का दिल धड़कता रहे। उन्होंने एक साथ भोजन किया, पृथ्वी पर अपने जीवन की कहानियां सुनाई। कुछ समय के लिए एक नाजुक शांति छोटे क्रू पर छा गई, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। छोटी छोटी चीजें खराब होने लगी। एक नेविगेशन सेंसर बिना किसी कारण के फेल हो जाता, एक फूड रेप्लिकेटर एक अजीब बदबूदार भोजन बनाता, लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक पल के लिए ट्विंकलते जब तक जैक्स उन्हें ठीक नहीं कर पाता। पहले उन्होंने सोचा कि ये लंबी अंतरिक्ष यात्रा की सामान्य समस्याएं हैं। जैक्स परेशान हो जाता, ग्लिचेस का स्रोत नहीं ढूंढ पाता। क्रू तनाव में आ गया। छोटा जहाज एक पिंजरे जैसा लगने लगा। लगातार निम्न स्तर का तनाव उनके नर्व्स को फ्रे करने लगा। वे एक दूसरे पर शक करने लगे। बस फाउंडेशन में कुछ और दरारें। जल्द ही वे एक दूसरे पर शक करने में इतने व्यस्त होंगे कि उन्हें यह नहीं दिखेगा कि क्या आ रहा है। वेलेरियस ने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत संतोष के साथ देखा। वही समस्याओं का कारण था। वह सैबोटाज का मास्टर था। उसने अपने सिक्योरिटी एक्सेस का उपयोग जहाज के सिस्टम में छोटे अनट्रेसेबल एरर्स बनाने के लिए किया। वह सबटली एक कोड की लाइन बदल देता या एक कनेक्शन ढीला कर देता। उसका लक्ष्य क्रू को एक दूसरे पर और अपनी क्षमताओं पर शक करवाना था। वह चाहता था कि जब वे आखिरकार एथेल पहुंचे तो वे थके हुए और किनारे पर हों। एक डिवाइडेड क्रू को नियंत्रित करना बहुत आसान होगा। वह जहाज के सिस्टम के माध्यम से एक भूत की तरह चलता था, कैओस के बीज बोता था, जबकि अपनी सहायक भरोसेमंद डिस्गाइज बनाए रखता था। अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं थी, ये क्रू के दिमाग और आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। लगभग 1 साल की यात्रा के बाद वे पहुंचे एथेल। ये कोई मीट नहीं था, ये उनके सामने अंतरिक्ष में लटका हुआ था, हरे, नीले और सफेद रंग का एक जूल। ये वैसा लग रहा था जैसी पृथ्वी कभी हुआ करती थी। ये जीवंत और जिंदा था। जैसे ही ओडिसी ऑर्बिट में दाखिल हुई, हम बस स्क्रीन पर शांत औ में घूरते रहे। मैंने विशाल प्राचीन जंगल देखे। महासागर इतने साफ थे कि आप नीचे गहराई में घूमते अजीब जीवों की परछाइयां देख सकते थे। शहरों या टेक्नोलॉजी के कोई संकेत नहीं थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जो ऐसी प्रगति से अछूती थी जिसने उनके घर को नष्ट कर दिया था। इसे देखकर उनमें आशा की गहरी भावना भर गई। शायद लेजेंड्स सच थीं। हमने ओडिसी को एक हरे भरे घाटी में उतारा। हवा मीठी और साफ थी, जिसमें अनजान फूलों और नम मिट्टी की खुशबू भरी थी। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने अपने चेहरों पर एक हल्की धूप की गर्मी महसूस की। पौधों का जीवन अविश्वसनीय था। ऐसे पेड़ थे जो आसमान की ओर स्पाइरल थे, जिनकी पत्तियों में नरम आंतरिक प्रकाश चमक रहा था। जमीन काई की एक कालीन से ढकी हुई थी जो उनके चलने पर धीरे से बजती थी। एरिस थॉर्न एक कैंडी स्टोर में एक बच्चे की तरह थे। वह घुटने टेक कर एक फूल को छू रहे थे, जिसकी पंखुड़ियां उनके छूने से रंग बदल रही थीं। उन्होंने नमूने लिए, उनके हाथ उत्तेजना से कांप रहे थे। यह दुनिया एक बायोलॉजिकल ट्रेजर चेस्ट थी। टीम ने खोजबीन शुरू की। उन्हें जंगलों में बिखरे हुए प्राचीन खंडहर मिले। वे शहरों के खंडहर नहीं थे, बल्कि मंदिरों या ऑब्जर्वेटरीज जैसे दिखते थे। संरचनाएं एक चिकने सफेद पत्थर से बनी थीं, जो एक हल्की ऊर्जा के साथ गुनगुनाता हुआ लगता था। कोई नुकीले कोने नहीं थे। सब कुछ घुमावदार और बहता हुआ था, जैसे वह पेड़ों की तरह जमीन से उगा हो। मैं दीवारों पर की गई इंट्रिकेट कार्विंग से फैसिनेटेड था। वे अक्षर या चित्र नहीं थे, बल्कि कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक पैटर्न थे। मैं बस महसूस कर सकता था कि वे एक भाषा थे। ग्रह के लंबे समय से गायब निवासियों द्वारा छोड़ी गई एक कोड थी। ग्रह सुंदर था, लेकिन यह खतरनाक भी था। क्रू को सावधान रहना पड़ा। कुछ पौधे कार्निवोरस थे, जो किसी भी चीज पर झपटते थे जो बहुत पास आती थी। अजीब 6 पैरों वाले क्रीचर्स जिनके पास कठोर शेल थे, विशाल पेड़ों की छाया से उन्हें देखते थे। मौसम अप्रत्याशित था। एक धूप वाला दिन कुछ ही मिनटों में बैंगनी बिजली के साथ एक हिंसक तूफान में बदल सकता था। हम एक साथ रहते हैं और सख्त सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं। हम इस दुनिया में मेहमान हैं और हम अभी तक इसके नियमों को नहीं समझते हैं।
स्टारडस्ट की उनकी खोज शुरू हो चुकी थी, लेकिन एथेल अपने रहस्य आसानी से नहीं छोड़ेगा। टीम ने प्राचीन खंडहरों में मिले सुरागों का पीछा किया। हर कदम उन्हें रहस्यमयी जंगल में और गहराई तक ले जा रहा था। अजीब गुनगुनाती ऊर्जा तेजी से बढ़ती जा रही थी जैसे वे आगे बढ़ते गए। एक लगातार उपस्थिति जो उनके रास्ते का मार्गदर्शन करती हुई लग रही थी। काई ने टायरलेस होकर काम किया। आप जानते हैं, मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए इंट्रिकेट पैटर्न को डिकोड करने के लिए। ये निशान, ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक स्टार मैप है। और इसमें किसी तरह का वैज्ञानिक फॉर्मूला भी बुना हुआ है। ये अविश्वसनीय है। कोड उन्हें एक विशाल छिपी हुई गुफा प्रणाली तक ले गया जो एक रोरिंग वाटरफॉल के पीछे छिपी हुई थी। अंदर हवा एक नरम इथीरियल प्रकाश से शिमरिंग थी और दीवारें इंद्रधनुष के हर रंग में चमकते क्रिस्टल से ढकी हुई थी। यहां ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उनके हाथों के बाल खड़े हो गए। सबसे बड़ी गुफा के दिल में उन्हें वो मिल गया, स्टारडस्ट। लेकिन यह धूल बिल्कुल नहीं थी। ये ऊर्जा का एक जीवित, सांस लेता हुआ क्षेत्र था जो पूरी दुनिया को एक मिनिएचर गैलेक्सी जैसा दिख रहा था। गुफा के केंद्र में तैरते हुए टाइनी इंटेलिजेंट लाइट्स का एक घूमता हुआ बादल। यह धीरे से धड़क रहा था जैसे एक सोता हुआ दिल, और इससे निकलने वाला प्रकाश गर्म और कंफर्टिंग था। ये सिर्फ एक सब्सटेंस से ज्यादा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ये अवेयर है, प्राचीन, बुद्धिमान। ये ग्रह का जीवन शक्ति ही होना चाहिए। एरिस ने ऊर्जा रीडिंग्स का विश्लेषण किया और जो कुछ उन्होंने पाया उससे वो बिल्कुल स्टन्ड रह गए। स्टारडस्ट कोई मिनरल या केमिकल नहीं है। ये एक सिम्बियोटिक नेटवर्क है, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी बेस्ड लाइफ फॉर्म्स। ये बायोलॉजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर के साथ संवाद और प्रभाव डाल सकता है। ये सेल्स को रीजेनरेट करने, टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करने और यहां तक कि मॉलिक्यूल्स को रिस्ट्रक्चर करने में मदद करता है। ये, ईमानदारी से कहूं तो, क्रिएशन और हीलिंग का अल्टीमेट टूल है। लेजेंड्स सच थी, लेकिन वास्तविकता हमारी कल्पना से भी ज्यादा अविश्वसनीय है। ये वो चमत्कार है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये पृथ्वी को बचा सकता है। लेकिन स्टारडस्ट का अपना एक स्वभाव था। यह सिर्फ एक ऐसा उपकरण नहीं था जिसे उठाया और इस्तेमाल किया जा सके। इसकी अपनी एक इच्छा थी। टीम को एहसास हुआ कि इसे सामान्य वेसल में नहीं रखा जा सकता, इसे बॉन्ड करना होगा। एथल पर रहने वाली प्राचीन जाति ने स्टारडस्ट का सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने इसके साथ सामंजस्य में जीवन बिताया था, इसके गार्डियंस बन गए थे। स्टारडस्ट ने चुना कि कौन इसकी शक्ति का उपयोग कर सकता है, इरादे का जवाब देते हुए। एरिस जैसे हीलर के लिए यह जीवन का स्रोत था, लेकिन एक अंधे दिल वाले के हाथों में इसकी रचनात्मक शक्ति को विनाश के एक भयानक हथियार में बदला जा सकता था। जैसे ही टीम अपनी अविश्वसनीय खोज का जश्न मना रही थी, वेलेरियस स्थान को पता था कि उसका पल आखिरकार आ गया है। जबकि बाकी लोग स्टारडस्ट की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे, वह चुपचाप अपनी आखिरी योजना को अंजाम दे रहा था। उसने अपने सुरक्षा एक्सेस का उपयोग उन्हें ओडिसी के मुख्य नियंत्रणों से बाहर करने और उनके व्यक्तिगत संचार उपकरणों को निष्क्रिय करने के लिए किया था। चुपचाप चलते हुए उसकी आकर्षक मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह एक ठंडा, कठोर भाव आ गया था। उसका नाटक खत्म हो गया था। आपके सभी कठिन काम के लिए धन्यवाद। अब मैं यहाँ से संभाल लूंगा। बाकी क्रू मुड़े, चौंक गए और जो कुछ वे देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एलारा, जैक्स, एरिस, काई, वे उस आदमी को घूर रहे थे जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, जिस आदमी के साथ वे 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे। विश्वासघात एक शारीरिक प्रहार जैसा लगा, अंतरिक्ष में उनके सामने आए किसी भी खतरे से भी बदतर। वेलेरियस, तुम क्या कर रहे हो? वह बस हंसा। एक ठंडी और बदसूरत आवाज जो चमकती गुफा में गूंज उठी। उसने अपनी ट्विस्टेड विजन समझाई, उन्हें ह्यूमैनिटी के प्रति अपनी डिस्गस्ट के बारे में बताया। उसका विश्वास कि वे एक प्लेग थे जिसे मिटाने की जरूरत थी। उसने स्टारडस्ट के साथ बॉन्ड करने और उसकी शक्ति का उपयोग एक भगवान बनने के लिए पुराने के खंडहरों पर एक नया साम्राज्य बनाने के लिए बात की। उसने खुद को एक सेवियर के रूप में देखा, एक विलन नहीं। इस बात पर आश्वस्त था कि उसका विनाश का रास्ता गैलेक्सी में व्यवस्था लाने का एकमात्र सच्चा तरीका था। क्रू ने हॉरर में सुना, उसकी पागलपन की हद को महसूस करते हुए। वे पृथ्वी से एक राक्षस को अपने साथ लाए थे। टीम की सतह के नीचे महीनों से सुलग रहा कॉन्फ्लिक्ट अचानक समझ में आ गया। ग्लिचेस, तर्क, अविश्वास, ये सब उसी का किया धरा था। वह शुरुआत से ही उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था।
काई को एहसास हुआ कि संचार अरे के पास उसने जो अजीब ऊर्जा स्पाइक्स का पता लगाया था वे रैंडम नहीं थे। वे वैलेरियस अपने निशान छुपा रहा था। जैक्स को अजीब डायग्नोस्टिक रिपोर्ट याद आई जिन्हें वह कभी समझा नहीं पाया था। वैलेरियस ने उन सभी को कठपुतली की तरह खेला था। अब वह उनके और उनकी एकमात्र आशा के बीच खड़ा था, जीवन के एक चमत्कार को मौत के एक उपकरण में बदलने के लिए तैयार था। वैलेरियस ने अपना हथियार क्रू पर नहीं बल्कि स्टारडस्ट पर ही साधा। उसने डिसरप्टिव एनर्जी की एक किरण छोड़ी जिसे लिविंग गैलेक्सी को अस्थिर करने और उसे अपने साथ ले जा रहे कंटेनमेंट यूनिट में जबरदस्ती डालने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन स्टारडस्ट ने ऐसे रिएक्ट किया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह कोई निष्क्रिय पदार्थ नहीं था, यह जीवित था। जैसे ही किरण टकराई, प्रकाश का बादल हिंसक रूप से धड़क उठा, दर्द और क्रोध में पीछे हट गया। गुफा का कोमल गर्म प्रकाश एक कठोर चेतावनी वाली चमक में बदल गया। स्टारडस्ट ने हॉस्टाइल इरादे को पहचान लिया। उसने वैलेरियस के दिल में अंधेरे को पहचान लिया। लड़ाई शुरू हो गई। वैलेरियस एक कुशल फाइटर था, लेकिन वह एक यूनाइटेड टीम के खिलाफ एक आदमी था। एलारा ने अपने टैक्टिकल नॉलेज का उपयोग अपने क्रू को निर्देशित करने के लिए किया। जैक्स, डाइवर्जन बनाओ। काई, देखो कि क्या तुम उसके हथियार की फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफेस कर सकते हो। एरिस, पीछे रहो। जैक्स ने अपने इंजीनियरिंग टूल्स का उपयोग करके गुफा की दीवार में क्रिस्टल को ओवरलोड करने में कामयाबी हासिल की, जिससे प्रकाश का एक तेज चमक पैदा हुई जिसने पल भर के लिए वैलेरियस को अंधा कर दिया। यही वो ओपनिंग थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। लड़ाई सिर्फ मुट्ठी और हथियारों के बारे में नहीं थी, ये विट्स और करेज की लड़ाई थी। स्टारडस्ट खुद लड़ाई में शामिल हो गया, क्रू से जुड़ गया, उसे और अपनी दुनिया को बचाने की उनकी इच्छा को महसूस करते हुए। टाइनी लाइट्स की एक धारा काई के चारों ओर घूम गई। रुको, मैं अब इसे देख सकता हूँ। ऊर्जा पैटर्न वे सिर्फ कोड नहीं है, वे एक भाषा है। अगर मैं अपनी टेक को स्टारडस्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ हार्मोनाइज कर सकूं, तो शायद मैं उसकी डिफेंसेस को एम्पलीफाई कर सकूं। स्टारडस्ट ने काई के फोकस द्वारा निर्देशित क्रू के चारों ओर शुद्ध ऊर्जा का एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाया, जिसने वैलेरियस के अगले शॉट को डिफ्लेक्ट कर दिया। यह प्राचीन जादू और आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट फ्यूजन था। एनरेजेड होकर वैलेरियस आगे बढ़ा, कंटेनमेंट यूनिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आउटमैच्ड था। टीम ने एक साथ सीमलेसली काम किया। एक सामान्य दुश्मन के सामने उनके शुरुआती कॉन्फ्लिक्ट्स भुला दिए गए। एलारा ने एक तेज चाल से उसे डिसआर्म कर दिया। जैक्स ने उसके हथियार को हमेशा के लिए डिसेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का उपयोग किया। एरिस, कोमल बॉटनिस्ट, ने वैलेरियस को गुफा के फर्श में एक खाई के पास स्टम्बलिंग करते देखा। अंत में यह वैलेरियस का अपना रेज और डेस्परेशन था जो उसकी डाउनफॉल बन गया। उसने अपना फुटिंग खो दिया और एक आखिरी हेटफुल स्क्रीम के साथ नीचे अंधेरे में गिर गया। गुफा शांत हो गई। स्टारडस्ट अपनी शांत कोमल पल्सिंग पर लौट आया। टीम जीत गई थी, लेकिन वे अपने मूल से हिल गए थे। वैलेरियस के जाने के बाद टीम के सामने एक कठिन विकल्प था। उनके पास स्टारडस्ट था। वे इसे पृथ्वी पर वापस ले जा सकते थे और अपनी दुनिया को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी। स्टारडस्ट एक संसाधन नहीं था जिसे निकाला जा सके। यह एथेल की जीवन शक्ति थी। इसे ले जाने का मतलब इस खूबसूरत जीवंत ग्रह को मारना होगा, ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमैनिटी ने अपनी ही दुनिया को मारा था। वे वही गलती दोहरा रहे होंगे जो उन्हें यहां तक ले आई थी, एक दुनिया के जीवन को दूसरी दुनिया के लिए व्यापार करना। यह एक ऐसा विकल्प था जो उनके दिलों पर भारी पड़ रहा था। अपने आसपास की स्वस्थ पनपती दुनिया को देखकर और अपने मरते हुए ग्रह के बारे में सोचते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। वे स्टारडस्ट नहीं लेंगे, इसके बजाय वे इससे सीखेंगे। स्टारडस्ट की असली शक्ति जीवन को खुद को ठीक करना सिखाने में है। ये पौधे वे इसके साथ सामंजस्य में विकसित हुए हैं। अगर हम बीज और नमूने लेते हैं तो शायद हम उस उपचार का एक टुकड़ा पृथ्वी पर वापस ला सकते हैं। यही वो उपहार था जिसे वे घर ले जाएंगे। कोई क्विक फिक्स नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए अपनी दुनिया को ठीक करना सीखने का एक मौका। टीम ने लंबी घर वापसी यात्रा के लिए ओडिसी को तैयार किया। उनका मिशन बदल गया था। वे अब केवल एक इलाज वापस नहीं ला रहे थे, वे ज्ञान वापस ला रहे थे, सोचने का एक नया तरीका। हम उम्मीद वापस ला रहे हैं, आसान वाली नहीं, बल्कि वो वाली जिसमें कड़ी मेहनत, धैर्य और दिल का बदलाव लगता है।
वे जानते थे कि पृथ्वी के नेताओं को समझाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने देखा था कि क्या संभव था। उनके पास सबूत था कि अगर जीवन का सम्मान किया जाए और उसकी देखभाल की जाए तो वह पनप सकता है। वे अब भविष्य के दूत थे, एक ऐसी दुनिया से जिसने ह्यूमैनिटी की गलतियां नहीं की थी। जैसे ही ओडिसी एथेल की हरी घाटी से ऊपर उठी, क्रू ने एक आखिरी बार खूबसूरत ग्रह को देखा। उन्हें नुकसान का एहसास हुआ, लेकिन उद्देश्य का भी एहसास हुआ। उनकी यात्रा, उनका अनोखा सफर खत्म नहीं हुआ था। उनके सामने और पूरी ह्यूमैनिटी के सामने एक रहस्यमय नया रास्ता था। यह पुनर्निर्माण का रास्ता था, अपने घर के साथ संतुलन में रहना सीखने का रास्ता था। भविष्य अभी भी अनिश्चित था। चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी, लेकिन बहुत समय में पहली बार आगे का रास्ता अंधेरा नहीं था। यह एथेल की तारों की रोशनी और एक नई शुरुआत की प्रॉमिस से जगमगा रहा था।